प्रिय छात्रों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हेडिंग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में ये पढ़ना है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक एल लंबाई का गतिशील चालक है और वो वी वेग से चल रहा हो तो उसके कारण कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए इन क्रॉस के बारे में, तो सभी लोग जानते हो आप कि ये क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का है यहाँ पर, तो ये आपका है परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर। ठीक है, यानी लंबवत नीचे की ओर अगर बात की जाए तो परपेंडिकुलर टू द पेपर। ठीक है, अंदर की ओर होगा। अब यहाँ पर आप इस तरह से मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसकी दिशा लंबवत नीचे की तरफ है और एक धातु की छड़ या एक चालक पदार्थ की छड़, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पेन है। अब ये पेन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जब ये एक चालक छड़ जिसकी लंबाई l मानी जाए वो अगर मूवमेंट करेगी तो क्या होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसके जो सिरे दिखाई दे रहे हैं, जो भी चालक छड़ होगी उसके जो सिरे होंगे उन सिरों के बीच में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, चार्ज उपस्थित हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पर एक L लंबाई की छड़ दिखाई गई है जिसके सिरे हैं, एक M दिखा दिया और एक N है जिसकी लंबाई L है। ये सिरा प्लस से दिखा दिया है, ये सिरा माइनस से दिखा दिया है। ठीक है, और ये जो V वेग से दाईं ओर गति कर रहा है। ओके, तो थोड़ी इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं या इसके बारे में देख लेते हैं कि माना एक पतली चालक छड़ M है जिसकी लंबाई L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, ठीक है, V वेग से दाईं ओर चलाया जाता है। उससे क्या होगा, चालक छड़ में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के प्रभाव में M सिरे से N सिरे की ओर गति करने लगेंगे। देखिए क्या होगा कि जब आप सभी जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं या वे वस्तुएं हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ईजिली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धातुओं में मुख्य रूप से ये पाया जाता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जब और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उन पर आवेश होगा बट नेचुरल है। ठीक है, अब जब ये आवेशित कण या ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा उस बल के प्रभाव में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ उस बल के प्रभाव में वो क्या होगा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो M सिरे से N सिरे की ओर गति करने लगते हैं, जिससे कि M सिरा आपका धनावेशित हो जाता है और N सिरा आपका ऋणावेशित हो जाता है। और इस प्रकार छड़ के सिरों के बीच में एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कहीं पर भी अगर पोटेंशियल उत्पन्न होना हो तो उसके लिए एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा वाला सिरा नेगेटिवली चार्ज हो, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र E भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए। ठीक है, E भी उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण अब E इक्वल्स टू V अपॉन L। तो V अपॉन L से समझिए L क्या आ रहा है, L उस चालक छड़ की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और V उसके सिरों के बीच में विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से E का फॉर्मूला V अपॉन L कहाँ से लिया, ध्यान कीजिए। पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में अगर दो छड़ों के बीच की दूरी D थी, ठीक है, और उन छड़ों के बीच में या उनके सिरों के बीच में विभवांतर V माना जाए तो वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाता है E इक्वल्स टू V अपॉन D। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या अंतर है कि D की जगह पे हमने उस छड़ की लंबाई L का यूज़ किया, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू V अपॉन L। क्लियर। तो इस वैद्युत बल के प्रभाव में जो एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू Q इंटू E। ठीक है, ध्यान आ रहा है। तो Q इक्वल्स टू E की जगह पर सिर्फ क्या कर लिया है कि Q की जगह पर E ले लिया है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू Q इंटू E के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो। अब चूँकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा आपका E हो जाएगा। स्मॉल e से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को। तो इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल कितना हो गया, F इक्वल्स टू E इंटू E। ठीक है, अब यहाँ से E की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। ठीक है, तो लॉरेंज बल कब काम करता है, जब भी कोई आवेश F इक्वल्स टू यानी Q आवेश
मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेग से अगर चलता है तो उस पर जो बल लगता है यानी चुंबकीय बल जो कार्य करता है उसे आप क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। उसका मान किसके बराबर होता है, QVB साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आवेश Q की जगह पर क्या ले लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लिया जाए। v वेग, जिस वेग से क्षण गति कर रही है उसी वेग से इलेक्ट्रॉन भी गति करने लगेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B, जिस चुंबकीय क्षेत्र में क्षण स्थित है उसका चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा। चूंकि लंबवत रखा हुआ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर था, क्षण जो है उसके लंबवत कैरी कर रही है, लंबवत गति कर रही है, लंबवत मूव कर रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर मोशन उसका हो रहा है। तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 हो जाएगी। क्लियर, तो साइन 90 दिस विल बी इक्वल्स टू 1, और जब 1 रख दोगे तो FM यानी F फॉर फोर्स एंड M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो M के यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा EVB। ठीक है, इसको आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर दो फोर्सेज हो गए, कौन कौन से, FE हो गया और FM हो गया। जब संतुलन की अवस्था आएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एक दूसरे के बराबर कर देने। ठीक है, तो उस कंडीशन में EE इक्वल्स टू EVB। ठीक है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश थे उन आवेशों को एक दूसरे से कैंसिल आउट किया। ठीक है, और समीकरण 1 से अगर E का मान लगा दिया जाए, E इक्वल्स टू V/L जो वैल्यू थी वो वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कैपिटल V। भाई 2 V इसमें यूज कर रहे हो आप। ठीक है, 2 V का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वेलोसिटी के लिए जो V आप यूज़ करें वो छोटा वाला रखें, और पोटेंशियल के लिए यानी विभव के लिए जो V यूज़ करें वो कैपिटल वाला रखें। तो इस तरीके से E की जगह आपने V/L लगाया तो V की वैल्यू जो आएगी आपकी VVL। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब अगर ये तो परपेंडिकुलर की बात थी, अब अगर जो है चालक क्षण थीटा कोण बनाते हुए गति करेगी तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में अब जैसे हमने वहाँ पर साइन 90 ले लिया था, अगर थीटा कोण बनाते हुए गति करेगी तो वहाँ पर थीटा ले लो। क्लियर, तो इस तरीके से जो चालक क्षण अगर थीटा कोण बनाते हुए गति करेगी तब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या प्रेरित विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, VVL साइन थीटा इतना वोल्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया है। तो इस तरह से अच्छा, ज़रा उसके दिशा की बात कर लें तो नोट में मैंने लिख रखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें आप यूज़ करेंगे, और इस नियम के अनुसार क्या होगा, दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली उंगलियों को इस प्रकार अगर फैलाएं कि वो परस्पर कैसी रहें, लंबवत रहें। ठीक है, तब तर्जनी जो उंगली है, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर इस तरह से उंगलियों को फैलाते हैं तो ये वाली जो उंगली आपकी तर्जनी उंगली बोली जाती है। ठीक है, दिस फिंगर इज कॉल्ड तर्जनी बोली जाएगी। बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर या मध्यमा, और थंब आपका है ही। ठीक है, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा, तथा अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर, तो इस तरह से ये वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला आर्टिकल है नंबर 9 पे आते हैं हम, स्वप्रेरण। देखिए अभी मैंने बोर्ड ने 30% सिलेबस हटाया है। ठीक है, और बहुत ही जो उनकी काउंसिल बनी है उन्होंने कुछ सिलेबस को हटाया है और कुछ सिलेबस को एज इट इज़ रखा है। तो बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना कि कौन कौन से पॉइंट आपके उसमें से हटाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही मैं 11th और 12th दोनों के लिए ही फिज़िक्स में क्या चीज़ हटाई गई है और क्या चीज़ ऐड है या नहीं हटाई गई, या जो आपको इस साल पढ़ना है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर जल्दी ही आपके सामने रखूँगा, जिससे कि हम लोग टू दी पॉइंट चलें, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना क्योंकि टाइम शॉर्ट है। वैसे ही कोरोना के कारण काफ़ी समय हम लोगों का वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो भी तैयारी करें वो टू दी पॉइंट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए हम अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक चलिए अगला पॉइंट पे जाते हैं, नंबर 9 पे आइए। स्वप्रेरण अगला वीडियो नहीं, पहले इसी वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्वप्रेरण पे आते हैं। स्वप्रेरण में क्या है, स्वप्रेरण मतलब है स्वप्रेरित होना, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में खुद से प्रेरित होना। तो परिभाषा देख लीजिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित किया जाता है, यानी कम या ज़्यादा करोगे, तब उसी कुंडली में स्वतः ही एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। ठीक है, यही धारा आपकी कैसी कहलाती है, प्रेरित धारा कहलाएगी। ठीक है ना, और ये जो घटना है ये आपकी कैसी घटना कहलाती है, स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। क्लियर है। ठीक है, जैसे चौक कुंडली स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपने देख ही लिया कि मुख्य धारा, मेन धारा इधर है,
ठीक है। मेन धारा की दिशा इस तरफ, धारा नियंत्रक लगा हुआ, रियोस्टेट RS से दिखाया है, एक सेल लगा दिया है, ठीक है। सेल का जो पॉजिटिव सिरा है उससे धारा चली कुंडली में या नहीं, ठीक है, और उसमें प्रवाहित होती हुई नेगेटिव सिरे तक पहुंची। तो जब धारा के मान को आप कम या ज़्यादा करो, रियोस्टेट का काम क्या है, धारा को नियंत्रित करना, ठीक है, धारा के मान को कम या ज़्यादा करना। तो जब आप वेरिएशन करेंगे तब उस समय जो मेन सर्किट है यानी मेन वाली करंट है उसके अपोज में एक धारा प्रेरित हो जाएगी जो मुख्य धारा का विरोध करेगी, ठीक है ना। तो वही धारा जो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी प्रेरित धारा कहलाएगी। अब इसी बेसिस पे ये भी रखा हुआ है, मैंने सिलेबस आपका देखा था, तो स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक और भंवर धारा है, ठीक है, आपके इस कॉन्सेप्ट में शामिल है। ओके, अब इसी बेसिस पर स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा पे आते हैं। स्वप्रेरण गुणांक क्या है भाई, इसी पे म्यूचुअल इंडक्शन पे म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्शन सॉरी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। तो माना किसी कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें कुंडली के N फेरे हैं, ठीक है। तो ये जो कुंडली दिखाई दे रही है उसके कितने फेरे हैं, N फेरे हैं। धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, ठीक है। और प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, φB है। एक फेरे का फ्लक्स कितना है, φB है। इस प्रकार कुंडली में फ्लक्स घनत्रिकाओं के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, N का और φB का, ठीक है। तो ये फ्लक्स घनत्रिकाएँ बन जाती हैं। तो इस प्रकार कुंडली में फ्लक्स घनत्रिकाओं की संख्या यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, N और φB का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार जो फ्लक्स घनत्रिकाओं की संख्या होगी वो मुख्य प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, ठीक है। तो N φB दिस इज प्रोपोर्शनल टू I। अब जब I प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे, देखिए फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं, ठीक है, या बराबर का निशान लगाते हैं तब एक कांस्टेंट वहाँ पर आता है, ठीक है। इस कांस्टेंट का निर्धारण या तो जिसने फॉर्मूला बनाया वो करता है, ठीक है। अपनी तरफ से आप ये नहीं है कि L की जगह पर A लगा लो या B लगा लो, ठीक है, जो फिक्स है वही रखा जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में प्रोपोर्शनल साइन को जब आप हटाएंगे तब जो कॉन्स्टेंट यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाता है कैपिटल L, ठीक है। तो जहाँ L क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक है, जिससे क्या कहते हैं, इसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है डेफिनेशन, अगर इसकी निकालनी हो तो डेफिनेशन के लिए भी फिजिक्स में बहुत अच्छा रूल दे रखा होता है कि बाकी सबको एक अंक कर दो और किसी एक को उसके बराबर कर दो। तो यहाँ से जब L की परिभाषा आप निकाल रहे हो तो L की वैल्यू जब निकालोगे तो N φB के नीचे I आएगा, तो L इक्वल्स टू N φ अपॉन I हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी करते हैं, 1 एम्पियर करते हैं। देखिए परिभाषा कई बार पूछी जाती है इसकी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए पहले तो, N φ इक्वल्स टू Li। देखो पहले भी कह चुका हूँ मैं कि ये सारे फॉर्मूले ना एक जगह अपनी एक अलग डायरी बना लो, उसमें मेंटेन करते चलो, डेली बाई डेली जो जो नए नए फॉर्मूले आपको मिलते चलो उन्हें लिखते चलिए। और ये सब बातें किसके लिए हैं, बहुत अच्छे बच्चों के लिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे का मतलब जो अपना काम डेली का डेली करते हैं, डेली का होमवर्क डेली करते हैं, ये नहीं कि पेंडिंग पे छोड़ देते हैं, क्लियर। तो L इक्वल्स टू N φ अपॉन I की जगह 1 एम्पियर करेंगे तो 1 का जब भाग लगाओगे 1 से डिवीजन करोगे तो L की वैल्यू किस इक्वल्स टू किसकी आएगी, N इंटू φ की रहेगी, ठीक है। यहीं से इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, L की बात हो रही है अभी, ठीक है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्रिकाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। L का मान किसके बराबर, N टू φ के बराबर हो जाएगा जब I की जगह बंद कर दोगे। जबकि कुंडली में यानी कॉइल में प्रवाहित धारा कितनी हो आपकी, 1 एम्पियर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी L की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी है तो ये रखी जाएगी। मात्रक इसका जो L का होता है वह हेनरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। और एक और फार्मूला इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है, देखते हैं इसमें। तो जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसके लिए स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि देखो एक फार्मूला ये हो गया N φ इक्वल्स टू Li, L का मान अगर निकालना हो तो N φ अपॉन I। दूसरा फार्मूला यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको सेकंड पॉइंट डाल के लिख लीजिए। परिभाषा अगर आती है तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट है। ये दूसरी डेफिनेशन है दूसरे फार्मूले के लिए, E इक्वल्स टू माइनस N d φ अपॉन dt, क्लियर। अब N को अगर अंदर ले आए तो N φ हो जाएगा, जिन्हें फ्लक्स घनत्रिकाओं की संख्या कहते हैं। तो अभी आप देख ही चुके थे कि N φ का मान किसके बराबर आया था, L इंटू I के बराबर आया था। तो N φ की जगह अगर आप Li लगा दें, ठीक है, और L को आप बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या रहेगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब L की अगर परिभाषा निकालनी तो ये सब इसके अपॉन में पहुँचेगा, अपॉन में, ठीक है, E अपॉन, तो E के अपॉन में ये लगा दिया आपने, ओके। अब यहाँ से अगर
एकांक धारा यानी एकांक एम्पियर धारा प्रति सेकंड अगर प्रवाहित हो यानी 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो ये पूरा फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, मात्रक देख लीजिए, जैसे मात्रक की बात चल रही थी तो ई का मात्रक यानी वोल्ट, डेल्टा टी सेकंड और नीचे एम्पियर, डेल्टा आई है तो वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। यह कंबाइंड रूप से अगर इसको नाम देंगे आप तो एक इसको कंबाइंड रूप से आप बोलेंगे 1 हेनरी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का जो मात्रक है वो क्या होगा आपका 1 हेनरी। अब देखें तो अब अगर आप यहाँ से भी डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो डेफिनेशन निकालने का तरीका बहुत आसान है, वही कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 1 करोगे और एल का मान किसके बराबर करोगे, ई के बराबर। मतलब क्या है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मान उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत भागबल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है जबकि उसमें धारा 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा इसका, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा उसमें प्रवाहित हो। बात करते हैं आगे डायमेंशंस के बारे में, उसका भी सूत्र कैसे निकलेगा। तो ई का मान ये वही आपका विद्युत भागबल यानी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से। ठीक है, और क्यू की वैल्यू को जब आप लिखेंगे तो क्यू बराबर आई इंटू टी आएगा, आई इंटू टी, टी से टी आपका कैंसिल हुआ। ठीक है, आई हर का इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर। और डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर से बिल्कुल क्लियर है कि डब्ल्यू का जो डायमेंशन है विमित सूत्र होता है ml2 t-2 अपॉन नीचे एम्पियर के लिए a की पावर 2, तो ये a की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व की परिभाषा 2 प्रकार से स्टडी करी। आगे आने वाले इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 3rd पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, और उसके बाद फिर हम भावार्थाराएँ कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, ज़रूरत है आपके व्यूज़ की, आपके व्यूज़ का मैं इंतज़ार करूँगा। जैसे ही 50 या 60 तक की रेंज तक वो पहुँचेंगी मैं इस वीडियो को अगले वाले 3rd वाले वीडियो को पोस्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखना बहुत ज़रूरी है, व्यूज़ आपके बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।